students, welcome to my channel. Myself Surbhi Sani. Today we will discuss about Oswald dilution law. आज हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, कि हमारे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके आयनाइजेशन के बारे में एक लॉ दिया था. उस लॉ का नाम क्या है? हमारा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास एक बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है. देखिए ए बी क्या है? बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. जब मैंने इसका डिसोसिएशन किया ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में और इक्विलिब्रिया को मेंटेन किया एट द इक्विलिब्रिया. ओके, एट द इक्विलिब्रिया. तो इफ़ C मोल्स पर लीटर बी द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन, कि C मोल्स पर लीटर क्या है? कंसनट्रेशन है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन क्या है? C. एंड अल्फा बीट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा. ओके, नाउ द कंसनट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम वुड बी एज अंडर. देखिए, अगर ए बी है वो डिसोसिएट होता है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, तो इनिशियल कंसनट्रेशन की जब मैं बात करूं, जब ए बी की इनिशियल कंसनट्रेशन C थी, तो जब ए बी की इनिशियल कंसनट्रेशन C थी तब ये इसमें और इसमें डिसोसिएट नहीं हुआ था, तो इनकी कंसनट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, ए बी इनिशियली ए बी की जब कंसनट्रेशन C थी और जब वो इसके और इसमें डिसोसिएट नहीं हुआ था तो इनकी कंसनट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी. और ए बी की इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी है भाई? C. ओके, नाउ एट इक्विलिब्रियम जब ये चीज़ मेंटेन होगी तो लेट अस सपोज C अल्फ़ा जो है, C में से C अल्फ़ा डिसोसिएट हो चुका है. ओके, C में से कितना ख़त्म हो चुका है? C अल्फ़ा. तो हम क्या कर देंगे? C माइनस C अल्फ़ा, और जितना यहाँ ख़त्म हुआ है C में से उतना ही तो ये प्रोड्यूस होंगे ना, कि उतने ही C अल्फ़ा यहाँ ए पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे और उतने ही C बी नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे. ओके, कि जितना यहाँ ख़त्म होगा वो बराबर उतना वहाँ पर इक्विलिब्रियम पर प्रोड्यूस होगा. तो C में से अगर C अल्फ़ा ख़त्म होता है तो हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम पे उसकी क्या कंडीशन होगी? C माइनस C अल्फ़ा, और कितने बनेंगे? C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा. अब C माइनस C अल्फ़ा में से जब मैं C कॉमन ले लूँ तो C कॉमन लेने के बाद वो क्या हो जाएगा? C1 माइनस अल्फ़ा. ओके, यहाँ पर KD जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? KD, जिसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं. नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया. जब मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया अप्लाई करती हूँ, मतलब KD, तो KD किसके इक्वल होगा? कंसनट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ B नेगेटिव अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ AB. ये सब तो आप जानते हैं. KD इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड we can say it dissociation constant. Now the concentration of A positive at equilibrium is C alpha, concentration of B negative at equilibrium is C alpha, and that of AB is C1 minus alpha. Okay, now after solving it we get KD is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Okay, you have to consider, and it is very important relation that KD is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, where KD is the dissociation constant. Okay, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है हमें उसे वीक कहा ही क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है, वो आयंस में बहुत कम टूटता है, उसकी आयनाइजेशन कम हो पाती है, इसलिए हमने उससे क्या कहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑर्डिनरी कंसनट्रेशन पर जो हमारा अल्फ़ा होता है वो वेरी लेस देन 1 होता है. ठीक है, कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत ही कम होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि उनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है. तो डिसोसिएशन अल्फ़ा क्या है? हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत कम होती है, तो हम इसे वेरी लेस देन 1 मान के चलेंगे. और अगर ये वेरी लेस देन 1 है तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर में अगर 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटी है ये, तो मैं यहाँ इसे नेगलेक्ट कर दूँगी. और जब मैं यहाँ इसे नेगलेक्ट कर दूँगी तो हमारा KD क्या आ जाएगा? ओनली C अल्फ़ा स्क्वायर. ओके, तो हमारा KD क्या आ गया? C अल्फ़ा स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब मैं अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा? KD बाय C, वेयर अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अंडर द रूट KD बाय C. ओके, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये है हमारा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन 1 and 2 आर द फॉर्म्स ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ.
एक्सप्रेशन 2 तो हमारा यही वाला है, और एक्सप्रेशन 1 कौन सा है भाई, ये वाला जो हमने यहाँ पर के डी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिया था, ये है हमारा एक्सप्रेशन 1। तो दोनों एक्सप्रेशंस का आपको पता लग गया, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 ये दोनों हैं एक्सप्रेशन किसके, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के। तो अगर मैं अपने एक्सप्रेशन 2 को देखूं तो हमारा एक्सप्रेशन 2 क्या है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट के डी बाई सी। तो अब अल्फा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, और जब कंसंट्रेशन घटेगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में बी स्टेटेड एज, क्या है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, पढ़ेंगे इसके। फॉर ए वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, जब हम वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। यही तो है कि फॉर ए वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ इट्स डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square root of molar concentration. This is Oswald dilution law. Now further, as C is a concentration in moles per liter, अगर C जो है वो कंसंट्रेशन है किस में, मोल्स पर लीटर में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1/c। अब आप देखेंगे ये कैसे होता है, देखिए अगर C जो है वो कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर में, ठीक है। अब ये लीटर है, मैं इसे डायरेक्टली वॉल्यूम लिख दूँ एक बार आपकी समझने के लिए कि मोल्स बाय वॉल्यूम, क्योंकि लीटर क्या है, वॉल्यूम ही तो है। और जब मैं वॉल्यूम को उधर ले जाऊंगी तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स अपॉन में कंसंट्रेशन। अगर मान लो मैं 1 मोल की बात करूं, फॉर 1 मोल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 कंसंट्रेशन, ठीक है ना। फॉर 1 मोल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 कंसंट्रेशन। तो आप इसे ध्यान दीजिए कि जो हमारी कंसंट्रेशन अगर मोल्स पर लीटर में होती है तो फॉर 1 मोल वॉल्यूम किसके इक्वल आती है, 1 कंसंट्रेशन। ओके, देखिए फर्दर इज सी इज अ कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है वहाँ पे 1/c। ओके ना, तो अब वॉल्यूम की वैल्यू जो कि 1/c है, तो आप यहाँ से v इज इक्वल टू 1/c है ना भाई, तो c क्या हो जाएगा 1/v, है ना। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू 1/c, देन c क्या हो जाएगा 1/v इसके केस में। तो फॉर 1 मोल के लिए यहाँ पर c की वैल्यू को आप 1/v पुट कर दो, मतलब आप इस रिलेशन में पुट कर दीजिए। सबसे पहले देखिए हमें पता है ना, देखिए ये वाला रिलेशन के अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के डी बाई सी। इस c में आप क्या कर दीजिए, c की वैल्यू 1/v पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट के डी इंटू वी, क्योंकि c की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 1/v। तो c की वैल्यू जब आप 1/v यहाँ पुट करेंगे तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। और जब हमारा जो फर्स्ट वाला रिलेशन था के डी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसमें जब आप c की वैल्यू 1/v पुट कर देंगे तो कौन सा रिलेशन आ जाएगा, हमारा ये वाला, ठीक है, के डी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। तो दोनों रिलेशन आ गए जब आपने c को क्या पुट कर दिया 1/v। तो ये दोनों रिलेशंस भी हमारे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हैं। तो अब आप देखिए एक बार एक और इसकी स्टेटमेंट है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। फॉर ए वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के केस में द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम इन लीटर्स कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया आपको कि फॉर ए वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is directly proportional to the square root of volume, because 1/c is volume, square root of volume in liters containing 1 mole, क्योंकि 1 मोल के लिए ही तो कंडीशन थी ना v is equal to 1/c।
तो ये अनदर फॉर्म ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वैलिडिटी ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? देखिए, अब हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा सी अपॉन में लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा सी इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, वेयर लैम्डा नॉट इज इक्विवेलेंट कंडीशन एट इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस है भाई, देखिए लैम्डा सी इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन एंड लैम्डा नॉट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। जब आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेजरमेंट से, मेजरमेंट करेंगे आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, और आप ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे मेजर कर करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बिकॉज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, याद रखना इसे, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट, वेयर जब आप इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे भाई, है ना, ओके। और जब आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता है रिलेशन के डी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वॉल्यूम आपको पता ही होगा, तो के डी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। और अगर के डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आती है, ये बात ध्यान रखना, अगर के डीज की वैल्यू कॉन्स्टेंट आती हैं तभी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वेरीफाई होगा, उसके केस में तभी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को हम कहेंगे वेरीफाइड। लेकिन अगर के डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं आ रही हैं देन इन दैट केस ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट वेरीफाइड, वहाँ वो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है जब के डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं आ रही। तो देखिए ना, हम अलग अलग कंसनट्रेशंस पर लैम्डा सी है ना, जैसे अलग अलग कंसंट्रेशन लेकर कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ले ली, उसके केस में अल्फा निकाला, फिर के डी निकाला, फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन देखी हमने, ठीक है, उस कंसंट्रेशन पर हमने अल्फा निकाला, फिर के डी निकाला, फिर कंसंट्रेशन को चेंज किया। कैसे कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे भाई, डाइल्यूट कर करके उसे, कि पहले कंसंट्रेशन क्या थी, तब अल्फा क्या है, के डी क्या है, फिर थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, फिर कंसंट्रेशन क्या हो गई, उस कंसंट्रेशन पे इन दोनों की वैल्यूज़ को देखा, फिर अल्फा निकाला और के डी निकाला, फिर और डाइल्यूट किया उसे, ठीक है, वो डाइल्यूट कर दिया उसको सॉल्यूशन को, फिर उसके बाद दोबारा उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की हमने लैम्डा सी और लैम्डा नोट निकाली, उन दोनों को पुट किया, फिर हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, फिर के डी निकाल लिया। मतलब इस तरह से हम अगर देखेंगे के डी कॉन्स्टेंट आ रहा है तो हमारा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वहाँ एप्लीकेबल है, वेरीफाई है, अगर नहीं आ रहा तो नॉट वेरीफाइड, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए ध्यान से, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फेल्स फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही एप्लीकेबल है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, ओसवाल्ड लॉ इज बेस्ड ऑन द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। ओसवाल्ड लॉ किस पर बेस्ड है, आर्हेनियस थ्योरी पर बेस्ड है, according to which only a fraction of electrolyte dissociate at ordinary concentration and complete dissociation occurs only at infinite dilution। देखिए ध्यान से, अब हमारा आर्हेनियस थ्योरी जो थी वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि अगर एक ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन की मैं बात करूं, किसी भी कंसंट्रेशन पर, ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन मीन्स किसी भी एक कंसंट्रेशन की मैं बात करूं, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, और वो कम्प्लीट डिसोसिएट कहाँ पर होगा, ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब मैं इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूँ सॉल्यूशन को तभी हमारा इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, और अलग किसी और कंसंट्रेशन पर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। आर्हेनियस थ्योरी ने ये कहा, और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इसी पर ही बेस्ड है। तो भाई ये सब चीज़ें तो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही एप्लीकेबल थी ना भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही तो एप्लीकेबल है ये कंडीशन कि एट एनी कंसंट्रेशन पे उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूंगी जब मैं तभी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो ये बात तो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एप्लीकेबल थी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो हर कंसंट्रेशन पर डिसोसिएट हो जाते हैं ना अच्छे से, उनको थोड़ी कंडीशन चाहिए कि हाँ हम बहुत ज़्यादा मिक्सचर को डाइल्यूट कर देंगे तभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो पाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कम्प्लीटली डिसोसिएट एट ऑल कंसंट्रेशन, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही ये कंडीशन थी,
जो कि अर्होनियस थ्योरी ने दी थी। ठीक है, तो अब आपको ये समझ भी आ गया पॉइंट। अब देखिए, तो लैम्डा सी बाय लैम्डा नोट जो हमारा फॉर्मूला है अल्फ़ा निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला भी सिर्फ अल्फ़ा निकालने के लिए कब काम आता है, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो तब ये फॉर्मूला जो है ये करेक्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा नहीं देता। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्फ़ा वैल्यू because alpha is equal to lambda c upon lambda naught holds only for weak electrolyte, but this formula doesn't give correct value in the case of strong electrolyte. अब जो थर्ड इसकी हमारी लिमिटेशन है वो है the derivation of Oswald law is based on the law of mass action, कि जो हमारी Oswald law की डेरिवेशन है वो law of mass action पर बेस्ड है। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ध्यान से सुनना, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इक्विलिब्रिया की कंडीशन आती है, क्या मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, ए बी इज डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, इक्विलिब्रिया का साइन बीच में, तो जो वो कंडीशन होती है इक्विलिब्रिया की इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उस कंडीशन पर लॉ ऑफ मास एक्शन डज नॉट होल्ड। क्या लिखा है, दस द लॉ ऑफ मास एक्शन इन इट्स सिंपल फॉर्म डज नॉट होल्ड फॉर इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो वो इक्विलिब्रिया आता है उस इक्विलिब्रिया पर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमें पता है डेरिवेशन ऑफ ओसवाल्ड लॉ किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो एप्लीकेबल है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विलिब्रिया पर लॉ ऑफ मास एक्शन तो एप्लीकेबल है ही नहीं ना, और ओसवाल्ड लॉ तो उसी पर ही बेस्ड है, तो इट फेल्स फॉर strong electrolytes, hence Oswald law is not obeyed in the case of strong electrolytes. Okay, explanation for failure of Oswald dilution law. अब हम explanation करेंगे कि Oswald dilution law फेल क्यों हो जाता है कहीं कहीं पर, क्यों। The failure of Oswald dilution law in the case of strong electrolytes has been satisfactorily explained by Debye and Huckel and Onsager, कि फेलियर जो हुआ है किसका, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो फेलियर हुआ है किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो इस लॉ का फेलियर हुआ है वो डिबाय एंड हक्कल एंड ओनसागर ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। और उन्होंने क्या क्या रीज़न दिए, देखिए। फर्स्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं है कि दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बात तो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही एप्लीकेबल थी, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशंस। ओके, और वहाँ पे हम अल्फा 1 लेंगे। नेक्स्ट, द रेशो लैम्डा सी अपॉन में लैम्डा नॉट डज नॉट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना, आपको पता है अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा सी बाय लैम्डा नोट। तो ये लैम्डा सी बाय लैम्डा नोट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्डा सी बाय लैम्डा नोट हम नहीं ले सकते, ठीक है, बट इट इज़ ओनली द कंडक्टिविटी रेशो। तो उसके केस में ये वाली वैल्यू सिर्फ कंडक्टिविटी की रेशो है कि लैम्डा सी बाय लैम्डा नोट एक तरह से कंडक्टिविटी रेशो है किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ध्यान से सुनना, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर मान लो अल्फ़ा क्या है, लैम्डा सी बाय लैम्डा नोट। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हैं तो उनके केस में अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 1 ले लूँ तो यहाँ पर 1 पुट करना, 1 इज इक्वल टू लैम्डा सी बाय लैम्डा नोट, तो दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा नोट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन क्या आ गई, इक्वल आ गई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के। तो क्या ये कंडीशन सही है, ध्यान से देखिए इसे, ये कभी सही हो सकती है कंडीशन कि जो कंडक्टेंस की वैल्यू आ रही थी किसी भी कंसंट्रेशन पर
वही कंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है डाइल्यूट करने के बाद। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा होता है? नहीं होता ना, क्योंकि जब हम उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू अलग आती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं ना, तब कंडक्टेंस की वैल्यू अलग आती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे आप कंडक्टेंस की वैल्यू नोट कर लो, वो इक्वल आएगी कंडक्टेंस की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नहीं ना, ये कोई कंडीशन ठीक लग रही है आपको? गलत है ये। तो किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर किसी कंडक्टेंस की वैल्यू को हम नोट करेंगे कि क्या कंडक्टेंस है उस सॉल्यूशन की किसी भी कंसंट्रेशन पर, तो वो अलग होगी ना उस कंडक्टेंस की वैल्यू जब हम डाइल्यूट कर दें उसे बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं ना, तो जितने भी इंटर आयनिक इफेक्ट्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स, रिलैक्सेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, सारे इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये सारे जो हमारे आयंस के इंटर आयनिक इफेक्ट्स हैं, ये सारे जब डाइल्यूशन पर कैंसिल ही हो जाते हैं, तब कंडक्टेंस तो बहुत ज़्यादा और अच्छी दिखाएगा ना वो सॉल्यूशन। तब तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना उसकी एज़ कम्पेयर टू किसी भी कंसंट्रेशन पर। तो ये चीज़ इक्वल नहीं होती। तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा सी इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा नोट आएगा, ये लैम्डा सी नहीं है, यहाँ पर लैम्डा सी इज नॉट इक्वल टू लैम्डा नोट, नहीं होती है बात। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स द इंक्रीज इन कंडक्टेंस वैल्यू विद डाइल्यूशन इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बट ड्यू टू इंक्रीज इन द मोबिलिटीज ऑफ आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पॉइंट मैंने भी आपको समझाया है कि जब कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है विद डाइल्यूशन, कि जब हम जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को घटाते जाते हैं या मैं यूँ कहूँ डाइल्यूट करते जाते हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ती रहती है। तो वो कंडक्टेंस इसलिए नहीं बढ़ती कि उनका डिसोसिएशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इसलिए नहीं बढ़ती, क्योंकि वो तो हर कंसंट्रेशन पर ही डिसोसिएट हो चुके होते हैं ना। लेकिन उनकी कंडक्टेंस डाइल्यूट करने पर इसलिए बढ़ती है क्योंकि डाइल्यूट करने पर वो जो इंटर आयनिक इफेक्ट्स होते हैं ना, वो कैंसिल हो जाते हैं और आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा सी एज कंपेयर टू लैम्डा नोट इज ड्यू टू डिक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयन arising from relaxation and electrophoretic effect. However, at infinite dilution, these two retarding effects disappear and the value of lambda c becomes maximum at infinite dilution. वही बात बार बार कह रहा, देखिए कह रहा है कि जो लैम्डा सी की वैल्यू कम आ रही थी किसके कंपैरिजन में, लैम्डा नोट के कंपैरिजन में, कि कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कम है और कंडक्टेंस की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ज़्यादा है। तो एट एनी कंसंट्रेशन कम क्यों है? क्योंकि किसी भी कंसंट्रेशन पर हमारे जो रिलैक्सेशन इफेक्ट होता है या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट होता है, वो वाले इफेक्ट जो आयन की मोबिलिटी को कम कर रहे थे, उनकी मूवमेंट को रोक रहे थे, वो अपने पूरी सीमा पर ठीक ठाक होते हैं। अब वो इफेक्ट जब एप्लीकेबल हो रहे हैं तो उन इफेक्ट्स की वजह से कंडक्टेंस तो कम हो रही है ना। तो वही बात है कि जो हमारे रिलैक्सेशन या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट्स जो हमारे पोजेस करते हैं मोबिलिटी आयन को, वो मोबिलिटी आयंस की कम करते हैं, वो इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमारे जो इंटर आयनिक इफेक्ट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, और मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की क्या एप्लीकेशन है इसकी। देखिए, Oswald dilution law is applicable only to weak electrolytes. आप जानते ही हैं Oswald dilution law is applicable only for weak electrolytes. It is used in calculating the dissociation constant of weak acid and weak bases. कि Oswald dilution law से हम Kd की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लैम्डा सी बाय लैम्डा नोट निकाल लेंगे फ्रॉम कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स, फिर उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर एक केडी के फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उस केडी के फॉर्मूले में अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ केडी आएंगी। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था अगर वो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ केडी कांस्टेंट हैं देन ओनली द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज़ वेरीफाइड।
लेकिन अगर वो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के डी अलग अलग आ रही हैं तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल विद देयर. ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट. एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू.